Good morning, dear students. Now we learn second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter, there are 5 conditions we have to read. That is the age of social change. Second, the Russian Revolution. Third, February Revolution in Petrograd. Fourth, change after October Revolution. And fifth is the global influence of the Russian Revolution. तो आज फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑफ द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज के क्या हुआ, मतलब सामाजिक परिवर्तन का जो युग रहा, ये सोशल चेंज सामाजिक युग हो गया। और जो चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, वो क्या थे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई लर्न अबाउट ऑफ द फ्रीडम एंड इक्वालिटी with the highest thoughts in that time। तो सेम इसी बेस कंडीशन में हम इस द एज ऑफ सोशल चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड ब्रॉट अबाउट मोर इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज देन द अर्लियर रिवॉल्यूशन हैड डन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जितने भी प्रभाव पड़े वो पूरे वर्ल्ड पे पड़े, और पूरे वर्ल्ड पर जो इम्पैक्ट हुए, उसके इफेक्ट हुए, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए और बहुत सारे रिवॉल्यूशंस डन हुए। द इंग्लिश रिवॉल्यूशन एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन डिड नॉट स्प्रेड पावरफुल आइडियाज एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड। इंग्लिश रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुए उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना ज़्यादा इफेक्ट इंडिविजुअल में कंडीशन में देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था, मतलब पहला ऐसा विद्रोह था जहाँ पर लोग अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए सामने आए और उन्होंने अपने राइट्स और अधिकार को लुई 16 से डिमांड की, और डिमांड करने के बाद नहीं मिला तो उसे उन्होंने विथ फोर्स लिया भी। तो ये पूरे विश्व के लिए एक न्यू आइडियाज़ थे, और सेम न्यू आइडियाज़ ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम एंड राइट्स केम टू द फोर। तो इस तरह से नए विचार, इंडिविजुअल लाइबर्टी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जो इसकी लाइबर्टी में आता था, जो स्वतंत्रता फ्रीडम चाहता था, जो इसके राइट्स को लेना चाहता था, उन सभी के अंदर न्यू आइडियाज आए। देन दीज आइडियाज स्प्रेड नॉट ओनली इन यूरोप बट इन एशिया आल्सो। ये केवल आइडियाज यूरोप यानी फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे, ये फ्रांस के बाहर भी पूरे एशिया में स्प्रेड हुए। मतलब लोग इस बात को जान सके कि अगर हमें इस एज में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने आइडियाज़ को चेंज करना होगा। गाइज, कीप इन योर माइंड कि अगर हमारे आइडियाज़ न्यू होते हैं और आइडियाज़ चेंज होते हैं तो ही हम और व्यक्ति या जो पर्सन होते हैं उनसे डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हमारे आइडियाज़ सेम हैं तो हम उन्हीं के जैसे रहेंगे, बट अगर हमारे आइडियाज़ डिफरेंट हैं तो हम डिफरेंट हो जाएंगे। Now, the front stage was no longer occupied by the nobility and the clergy, but the people. The people came forward and started discussing changes. In India, social reformers like Raja Ram Mohan Rai and Henry Desroziers, जो एक एंग्लो-इंडियन पोएट थे, talked of making drastic changes in the society and the rights of poor and the emancipation of women। यहाँ पर भी लोगों ने जैसे कि यूरोप में हुआ वैसे इंडिया के, एशिया में भी लोग रिफार्मर्स के लिए आ गए, रिफार्मर्स के रूप में आ गया है। उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, नए आइडियाज़ दिए, नए तरीके बताए। पुरानी जो सिस्टम्स थे, ओल्ड सिस्टम्स थे, कस्टम्स थे, उनको चेंज करने के लिए बाध्य किया। बट टिल द एंड ऑफ 15th century देयर विल स्टिल पीपल इन यूरोप हु अपोज्ड चेंज। द वंस हु वांटेड ग्रेजुअल चेंज वर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। Against them were the radicals who wanted a drastic changes. There were liberals who wanted freedom of individuals। तो यहाँ पर कंडीशन ये हुई, जो 18th सेंचुरी के लास्ट में जो यूरोप के लोग थे वो इस चेंज को अपोज करने लगे, जो परिवर्तन हुए उनका अपोज करने लगे। उनका मानना था, क्योंकि जो लोग ऐसा करते थे, जो इस चेंज का अपोज करते थे, उन्हें कंजर्वेटिव्स कहा गया, और जो इसके अगेंस्ट में थे वो रेडिकल्स थे। वे इन चेंजेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो इन चेंजेस को रोकना चाहते थे। सिंपल सी बात है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिवर्तन करना चाहते हैं, एक जो परिवर्तन नहीं करना चाहते।
परिवर्तन ना करने वाले लोगों में वही लोग आते हैं जिनको परिवर्तन या चेंजेस की नीड्स या आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता होती है कि हाँ चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, तो वे लोग चेंज करते हैं। नाउ द पॉलिटिकल अवेकनिंग लेड टू द न्यू डॉक्ट्रिन्स विच ब्रॉट अबाउट great changes in society. One of the historical event of great significance was the रशियन रिवॉल्यूशन। और इसमें रशियन रिवॉल्यूशन एक बेस्ट मतलब न्यू थॉट्स के एक मतलब राइट्स ओपिनियन आप जो भी समझ सकते हैं कि द बेस्ट एग्जाम्पल रशियन रिवॉल्यूशन था इस न्यू थॉट्स का। इट मेड सोशलिज्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियोलॉजीज एंड हैड अ ट्रेमेंडस इफेक्ट्स ऑन द फ्यूचर एंड द रोल ऑफ सोसाइटी इन यूरोप। तो यूरोप के समाज में जैसा रोल प्ले हुआ, उसकी जो कंडीशंस थी उसको देखकर एशिया में जो एशिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री थी वो रसिया थी, तो रसिया में भी ये रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें भी सोशलिज्म का इफेक्ट पड़ा। यहाँ पर आप ये चीज़ सीखेंगे या ये चीज़ देखेंगे कि जो रेडिकल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं, हर एक समाज, हर एक सोशल कई कैटेगरी में डिवाइड होता है, लेकिन अगर उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो बेस्ट तो 3 कैटेगरी आती हैं। एक रिचेस्ट पर्सन होता है, एक मीडियम होता है और एक सबसे लोएस्ट होता है। अगर इन तीनों में इक्वलिटी नहीं है, राइट्स नहीं है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस समाज में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। फ्रांस में भी यही हुआ। फ्रांस में लुइस ने टैक्स इंक्रीज किया, लोगों को प्रॉब्लम हुई, लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। रसिया में भी ही प्रॉब्लम आई, तो रसिया में क्या प्रॉब्लम मेन चीज़ आई, तो उसको हम समझ सकते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट टॉपिक ऑन द 3 बेसिस, दैट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। डियर स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स इनका मतलब होता है उदारवादी, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़वादी। तो हमें बात करनी है या अंडरस्टैंड, वी विल बी अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, जो उदारवादी और रूढ़वादी थे। तो लिबरल्स क्या होता है, दे वर वन ऑफ द foremost groups which tried to change society. Their main doctrine was the freedom of the individual. They wanted an individual to be free from class, corporate or governmental resistance. It was the second great European doctrine of to affect the world. The first was nationalism. देखिए जो लिबरल्स थे, जो ये पर्टिकुलर पर्सन थे, तो ये हर एक ग्रुप से जो सोसाइटी में बदलाव था, जिससे प्रयास कर रहा था, ये उसमें जुड़े हुए थे और ये भी पर्टिकुलर फ्रीडम को चाहते थे। इसके अलावा ये हर क्लास, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट असिस्टेंस से फ्री थे। जो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं ये फ्री थे। द लिबरल advocated religious toleration. It was the time when European nations favored an religion or the other. Britain supported the Church of England, whereas Spain, Austria and France, the Catholic Church, other followed the Protestant. तो लिबरल्स के बारे में जैसा कि जो समाज था, जो हमारे समाज में समाज के परिवर्तन के समर्थकों में जो समूह था, ये एक आप कह सकते हैं उदारवादी समाज था, लिबरल था। और ये लोग ऐसा चाहते थे, मतलब एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक ऐसा दे वांट टू मेक अ न्यू नेशन। ये एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें हर एक धर्म की, हर एक समाज को बराबर का सम्मान और स्थान मिले। कि उस समय यूरोप के देशों में किसी भी धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, मतलब बहुत ही ऐसा मेरे केस में मिलता था कि जो धर्म होता है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च के समर्थन थे, जो कैथोलिक चर्च था उसके फॉलोअर थे। तो जो उदारवादी समूह था ये वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। मतलब ये जो लिबरल्स थे, तो जो लिबरल्स पर्सन थे,
तो लिबरल पर्सन इसको अपोज करते थे। ये आल्सो सपोर्टेड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, मतलब जो भी रूलर थे, मतलब आप कह सकते हैं अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे कि कोई ऐसी सत्ता नहीं होनी चाहिए जो अनियंत्रित हो। ये सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, मतलब ये मानते थे कि जो रक्षा है, मतलब अधिकार है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। दे वर एडवोकेट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री रूल एक्सिस्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स। दे नो नाउ अगेन the presence of opposition parties to control the government, but the liberals were not like democrats। जो liberal थे डेमोक्रेट को मानने वाले नहीं थे। इनका मानना था कि मतलब आप ये कह सकते हैं जो समूह था ये प्रतिनिधित्व पर आधारित एक जैसी मतलब एक ही जैसी सरकार या एक ही जैसी गवर्नमेंट के पक्ष में था। ये शासकों जो रूलर से और जो ऑफिसर्स से उनके इफेक्ट से, उनके प्रभाव से मुक्त और शिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित जो भी कानून थे उनके अनुसार शासन कार्य चलाए जाएं, ये इनको मतलब लिबरल्स इन चीज़ को मानते थे। मतलब ये एक ऐसे शासन को चलाते थे जो डेमोक्रेटिक भी नहीं था। बट द लिबरल्स वर नॉट लाइक डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट सपोर्ट एडल्ट फ्रेंचाइजीज, वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मेन एंड ओन्ड प्रॉपर्टी। द लोअर मिडिल क्लास एंड द वर्कर्स वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स एंड ऑफ कोर्स वोमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। दस द लिबरल्स सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द अपर मिडिल क्लास। ये लोग अपर मिडिल क्लास को ही केवल करते थे, ये इस किसी के पक्ष में नहीं थे। मतलब ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था यानी सभी नागरिकों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। मतलब जो लिबरल्स थे ये नहीं चाहते थे कि हर एक व्यक्ति उस देश का वोट दे। अगर हर एक व्यक्ति वोट करेगा तो डेमोक्रेट्स हो जाएगा, तो ये नहीं चाहते थे कि वोट दें। इनका मानना था कि जो वोट का अधिकार है वो केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जो रिचेस्ट हैं, जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। ठीक है, ये इनका मानना था। अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। तो फर्स्ट आपको लिबरल समझ में आ गया होगा। इनका लिबरल्स का केवल एक ही मतलब था, ये डेमोक्रेट को लाइक नहीं करते थे। मतलब लोगों के शासन को, जैसे कि डेमोक्रेसी होती है, ये उनको लाइक नहीं करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वोटिंग राइट बढ़े। वोटिंग राइट्स केवल रिचेस्ट पर्सन के लिए होता था, वोमेन वोट नहीं दे सकती थी। मतलब ये इसको सपोर्ट करते थे। अब रेडिकल्स की बात करते हैं। दे अनलाइक द लिबरल्स अपोज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, द लैंड ओनर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। They wanted a nation in which the government was based on the majority of the country's population. They even supported women's rights and backed suffrage movements. They were against the idea that wealth of the country should be in the hand of few, though they were not against the ownership of property. तो now we talk about of radical. तो इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो रेडिकल समूह के लोग थे, जो रेडिकल ग्रुप में आते थे, वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत का, यानी देश में जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, उसका जो बहुमत था, जो उसकी प्रायोरिटी थी, उसके समर्थन पर बेस्ड हो, उसके समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मतलब रेडिकल समूह के जो लोग थे, जो ग्रुप के पर्सन थे, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे, मान सकते 70-80% लोग ऐसे थे जो चाहते थे वोमेन वोटिंग राइट्स दिया जाए। और इसके जस्ट अपोजिट लिबरल्स के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और जो संपन्न उद्योगपति थे, जो वहाँ के रिचेस्ट पर्सन थे, उनसे प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। मतलब जैसे कि रेडिकल्स ने, जैसे कि लिबरल ने कहा कि जो विशेष अधिकार हैं, स्पेशल राइट्स हैं, वो उन लोगों को मिलने चाहिए जो देश के रिचेस्ट पर्सन है। गरीब रिचेस्ट पर्सन में आता नहीं है, मिडिल क्लास आता नहीं, अपर क्लास को ही फॉलो करते थे। तो रेडिकल जो थे जस्ट इसके अपोजिट थे। जो रेडिकल थे वो चाहते थे कि जो विशेष अधिकार हैं, स्पेशल राइट्स हैं, जो उद्योगपतियों को दिए गए हैं, रिचेस्ट पर्सन मर्चेंट को दिए गए हैं, वो ना दिए जाएँ। ओके। और इसके अलावा जो रेडिकल्स थे वो निजी संपत्ति के भी विरोधी नहीं थे। मतलब निजी संपत्ति अगर आपकी है तो आपकी ही रहेगी, वो उसके अपोजिशन में नहीं थे। लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्र हो जाए, वो इसका विरोध करते थे। मतलब निजी संपत्ति किसी की 1 लाख है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 1 करोड़ है, वो इसके पोजीशन में नहीं थे। लेकिन जिसके पास संपत्ति उसी को राइट्स दिया जाए उस देश की गवर्न करने के लिए, उस देश को चलाने के लिए, उस स्टेट को चलाने के लिए।
देखिए स्टेट चलाया जाता है डेमोक्रेसी से, जैसे कि इंडिया में चलता है, हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होता है, तब जाके देश में नई सरकार आती चलती। लेकिन जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि जो स्टेट की सरकार है, जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उन लोगों के हाथ में रहे जो उस जिले के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे आज से पहले जमींदार हुआ करते थे, ऐसा उनका मानना था। तो ये चाहते थे, रेडिकल चाहते थे कि इसका विरोध हो, ये गलत है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स एज द नेम सजेस्ट दे डिड नॉट वांट एनी चेंज। देखिए कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे। दे वांटेड चेंजेस टू बी ब्रॉट इन स्लो प्रोसेस। दे हैड रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पास्ट एंड ओनली इन द 19th सेंचुरी दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो इनको ये लगा कि नहीं, चेंजेस होने चाहिए। So there was a clash of different ideas about social change and it caused a social and political upheaval after the French Revolution। तो जैसे कंजर्वेटिव्स था जो इसके ग्रुप के पर्टिकुलर पर्सन थे, ये रेडिकल और उदारवादी दोनों ही, मतलब रेडिकल और लिबरल्स दोनों के ही खिलाफ थे। लेकिन फ्रांसीसी जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसकी रिवॉल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव है उन्होंने भी इस चीज़, उनको भी लगा कि नहीं अब चेंजेस होने चाहिए, यानी 19th सेंचुरी के स्टार्ट में भी इनको लगा कि चेंजेस होने चाहिए। यानी जो पुराने समय में, यानी 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये लोग परिवर्तन के विचारों का जो विरोध करते थे, मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे अगर कोई चेंजेस की बात करता तो उसका ये अपोज करते थे, विरोध करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते ये लोग भी मानने लगे कि नहीं, परिवर्तन इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, जो हिस्ट्री है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, जो हो चुका है, क्योंकि अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया हो, लेकिन स्लो मोशन में हो, धीमे धीमे हो। और इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो ये राजनीतिक उथल फुथल के दौरान जो हमारे सोशल में चेंजेस हुए, ये चेंजेस के बीच में टकराव हुए, विचारों के बीच में टकराव हुए, 19th सेंचुरी में जो क्रांतियाँ हुई, जो रिवॉल्यूशंस हुए, ये उन्हीं की एक संभावनाएं हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो इस चीज़ को मानते थे कि जो रेडिकल्स कह रहे हैं, जो लिबरल्स कह रहे हैं, सही है। लेकिन कोई भी समाज अपने आप को इतनी जल्दी चेंज ना कर दे कि वो अपने पुराने तौर तरीके भूल जाए। देखिए पुराने जो हमारे ओल्ड कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करना है। कंजर्वेटिव जैसा कहते थे, लेकिन हम परिवर्तन करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, बहुत स्लो मोशन में करेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो कहते हैं ना, एक नीड्स होती है, एक आवश्यकता होती है, चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस ही समय को इंडिकेट करता है, समय को क्वालिफाई करता है। तो अगर इन दोनों कंडीशंस की हम बात करें तो यही सामने हमारे बात आती है कि कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स में जो सबसे बड़ी डिफ्रेंशिएशन यही थी कि लिबरल्स अपर क्लास पे डिपेंड था, जो कंजर्वेटिव्स थे वो दोनों के खिलाफ थे, और रेडिकल्स चेंजेस चाहते थे। ओके, नाउ स्टूडेंट वी स्टडी अबाउट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल चेंज एंड नेशनलिज्म में क्या होता है आफ्टर दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल चेंज एंड नेशनलिज्म। In the previous stage, previous videos, I also study about of revolution, Russian revolution. But now the industrial revolution had brought about many changes in society. New cities, new industrial regions and railways expanded. तो अगर हम इस चेंजेस को देखें, इस परिवर्तन को देखें तो क्या हो रहा था, यहाँ पर एक नए राजनीतिक, आप कह सकते हैं, युग का आरंभ हो रहा था, न्यू समाज बन रहा था। और यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स, क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था। ठीक है, या आप कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति जो थी, ये इनकी इंडस्ट्रियल चेंजेस जो थे, ये पूरी तरह से डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। आदमी, औरत और बच्चों ने कारखानों में काम शुरू कर दिया था। द वेज वर लो एंड द वर्किंग हावर्स वर लॉन्ग। जो उनकी मजदूरी थी वो बहुत कम थी, काम करने के घंटे, पाली बहुत लंबी होती थी, यानी लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मजदूरी थी वो बहुत कम थी।
तो रैपिड ग्रोथ ऑफ द टाउन्स लेड टू द हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, और इस तरह से जो वस्तुओं में थी उसमें गिरावट आने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। इवन द मेंबर्स ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स वर ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज के मालिक थे वो रेडिकल्स थे और लिबरल थे, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। सिंस दे हैड एक्वायर्ड वेल्थ थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जो अपनी आवश्यकताओं को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को वेल्थ रखने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे। दे वांटेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, और वे लोग जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स थी उसको फाइंड करना चाहते थे। दे बिलीव्ड दैट, वे विश्वास करते थे कि इफ़ द वर्कर्स वर एजुकेटेड एंड हेल्थी इट वुड बेनिफिट द होल सोसाइटी, अगर जो वर्कर है अगर वो बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों ही समस्या का एक हल खोज रहे थे, और चूँकि वही उस दो के स्वामी थे तो उनके माइंड में एक प्लस पॉइंट ये था कि अगर जो हमारा वर्कर है, जो हमारा वर्कर काम कर रहा है यहाँ पर, अगर वो एजुकेटेड होगा, हेल्थी होगा, तो फ़ायदा सोसाइटी को होगा, फ़ायदा कंपनी को होगा, फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा। तो दे अपोज द राइट्स एक्वायर्ड बाई एरिस्टोक्रेसी बिकॉज ऑफ देयर बर्थ एंड फर्मली बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल effort should be rewarded and people must value labor and enterprises. They firmly believed that the progress and the development of society would take place if individual freedom was ensured, if those who had the capital could work without any restraint. The liberal and radical party attracted a large number of workers and groups in the 19th century. तो ये चीज़ अब हम इस टॉपिक को इस तरह भी समझ सकते हैं कि वे जानते थे कि जो लोग जन्मजात जो जन्म से होते हैं और उनको मिलने वाले जो स्पेशल राइट्स थे, ये इनके विरोधी थे, इनके अपोज में थे। देखिए, व्यक्तिगत जो प्रयास होता है, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था, और वे मानते थे कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाएगी, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी हो, बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज को बढ़ाया जा सकता है, समाज को चेंज किया जा सकता है। इसी कारण 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो समाज के जो परिवर्तन थे, जो रेडिकल थे और लिबरल समूह थे, ठीक है, उनकी पार्टियों के चारों तरफ एक ग्रुप ऑर्गेनाइज हो गया, जो मेल और फीमेल का ग्रुप था वो ऑर्गेनाइज हो गया, यानी गोलबंद हो गए थे। By 1815 people openly advanced revolution to end the kind of rule or government they had. और यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उसे छुटकारा पाने के लिए, जो भी वहाँ की सरकारें थी उसे छुटकारा पाने के लिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अराउज्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड इट स्प्रेड टू द नेबरिंग कंट्रीज, द जर्मन्स एंड इटालियंस, द बेल्जियम्स, द न्यूमरस नेशनलिस्ट ऑफ हैब्सबर्ग and Ottoman Empire tried to overthrow the existing governments. तो हुआ क्या, देखिए 1815 में जब जिस तरह की गवर्नमेंट बनी, यूरोप में जिस तरह की गवर्नमेंट थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो वहाँ पे नेशनलिज्म था और जो उसके लिबरल्स और रेडिकल्स रिवॉल्यूशनरीज थे उनके पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के भी ऐसे लोग जो रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी हो गए, रिवॉल्यूशनरी में आए, और राजाओं के जो शासन था, गवर्नमेंट थी, उसको चेंज करने का प्रयास करने लगे। दे हैव टू चेंज द रूलर्स, जो वहाँ के रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको चेंज करने का जो आइडिया आया उनके दिमाग में आने लगा, और इसके माध्यम से जो ये लोग थे, मीन्स लिबरल और रेडिकल्स, ये एक नए राष्ट्र को फाउंड करना चाहते थे, नए राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। द आइडिया वाज टू क्रिएट नेशंस वेयर एवरी सिटीजन्स हैड इक्वल राइट्स, मतलब एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर हर एक नागरिक को इक्वल राइट्स दिए जाए। इंडिपेंडेंट नेशंस हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन द वेस्टर्न यूरोप बाय 1871, और इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में वेस्टर्न यूरोप में 1871 में, यानी 1871 में मतलब क्या कह सकते हैं, ये एक थीम इस्टेब्लिश हुई। बिस्मार्क यूनाइटेड जर्मनी, द इटालियंस बिकेम अ नेशन अंडर जिप्सी मजनी, जो जिप्सी मजनी वहाँ के लीडर थे जर्मनी में, बिस्मार्क में, उनके अंतर्गत हुई। द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट
World War I, thus nationalism triumphed throughout Europe with new states like Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia and Albania appearing on the map of Europe। के मैप पे आप देख सकते हैं कि नेशनलिज्म के विस्तार से, नेशनलिज्म के बढ़ने से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका रिजल्ट कुछ और रहा। एंड सून विद इन अ फ्यू डिकेट्स द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड टू द कॉलोनीज रूल्ड बाय द यूरोपियंस। में जो कॉलोनीज थी, यूरोपियंस की जो कॉलोनी थी, जैसे कि यूरोपियंस भी बाहर जाते थे वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, जैसे इंडिया में पोर्टुगीज, फ्रांस और फ्रेंच और ब्रिटिश आए तो उनकी कॉलोनी थी यहाँ पर। कॉलोनी का मतलब एक मोहल्ला कह सकते हैं, जो आज की डेट में होता है। उस समय जो लोग बाहर से आते थे उसको हिंदी वर्ड में उपनिवेश कहा जाता था। तो विस्तार मतलब अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो द पीपल अवोक द एंड वर स्पर्ड टू एक्शन इन एशिया, जैसे कि एंड अफ्रीका। देखिए एशिया और अफ्रीका दो ही प्लेसेस थे जहाँ पर इनका मतलब आप कह सकते हैं ये बढ़े। तो भारत सहित दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे भी नेशनलिज्म थे जो इनकी रचनाओं को पढ़ते थे, इनके बारे में जानते थे। और इसी बीच 1815 के बाद इटली के जो राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी, राजा को हटाने का प्रयास किया था। ये काम सबसे पहले नेशनलिज्म गिसेप्पे मेजिनी ने किया था। नाउ वी टॉक न्यू टॉपिक दैट इज द सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म या यूरोप में समाजवाद का आना, इसका क्या रीजन रहा? अ न्यू बॉडी ऑफ आइडियाज, अ न्यू विजन ऑफ how society should exist was born in Europe by the middle of the 19th century. It was a set of ideas that opposed liberalism and attracted a large number of followers. जो समाज में एक पुनर्गठन की संभावना थी, सबसे दूरगामी मतलब दृष्टि प्रदान करने वाली जो विचारधारा थी समाजवाद की ही थी। और 19वीं सेंचुरी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना या पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, बहुत सारे लोग उसकी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट हुए। सोशलिज्म वाज अपोज टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो सोशलिज्म थे समाजवाद, वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। मतलब आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोशलिज्म वाज अपोज टू द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो समाजवादी थे, जो सोशलिज्म थे, इनको समाजवादी कहा जाता था, निजी संपत्ति के विरोधी थे। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। मतलब किसी का निजी स्वामित्व किसी प्रॉपर्टी पर हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की जो व्यवस्था है वो सारी समस्याओं की जड़ है। अगर ये व्यवस्था ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, समस्याएं नहीं होंगी। ओके। और वे ऐसा क्यों मानते थे, उन्होंने इसका तर्क भी दिया था। और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति है, जो ऑनरशिप या ऑफ प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रखता है। वो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, बीमार हो रहा है, क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं। मतलब सिर्फ उससे इस बात से होगा क्योंकि वो अपना फायदा देखेगा। और वह उनके बारे में ये नहीं सोचता था कि उनकी संपत्ति को, उनकी प्रॉपर्टी को जो उत्पादनशील बनाते हैं, मतलब उसमें प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उन पर थोड़ा बहुत उनका हक हो। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर अगर ध्यान बात करें तो ये अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट या सोशलिज्म इस तरह का बदलाव चाहते थे कि जिसके लिए उन्हें बड़े मतलब इस तरह का अभियान चाहते थे कि जो रिचेस्ट पर्सन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिसको उसके ऑनर है, वो उन तक ना रहे, वो सब तक फैले। तो इट बिलीव्ड इन द कम्युनिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर को भी वो इस बात पे विश्वास करते थे कि अगर ये चीज़ समाज में सबके पास होगी, समाज में सबके पास संपत्ति होगी, तो समाज का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। दे बिलीव दैट इफ इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी दे वुड लाइक थिंक of personal gain and profit, they would not care for those workers who made the property productive and profitable. So according to them, collective ownership would ensure that more attention was paid to collective interest than individual. They campaigned vigorously for this change. कहने का मतलब वही है कि वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल के बजाय, किसी एक के बजाय सभी के बीच में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसके पॉजिटिव रिसर्च में प्रॉफिट्स हैं, वो सभी को मिल सके। अ न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स कॉल्ड द यूटोपियन सोशलिस्ट। जो एक नया स्कूल था ये हमारे सोशल रिफॉर्मर्स का, अपीयर्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में देखने को मिला।
टू फ्रेंचमैन हेनरी डी सेंट सिमन एंड चार्ल्स फॉरियर, ये 1772 से लेकर 1837 तक रहे, और सेंट सिमन 1760 से लेकर 1825 तक रहे, एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इंग्लिशमैन रॉबर्ट ओन जो थे 1771 से लेकर 1851, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, वर द मोस्ट नोटेड सोशलिस्ट एमंग देम, ओन्ड वांटेड टू build a cooperative community called New Harmony in इंडेनिया यानी यूएसए, जो इंडेनिया है या इंडियाना है, इंडियाना यूएसए में, तो वहाँ पर वो एक नई कम्युनिटी को मानना चाहते थे, जानना चाहते। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सोशलिस्ट जो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम को, मतलब सामूहिक डेवलपमेंट के विचार में दिलचस्पी थी। जैसे इसमें इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति जिसका नाम रॉबर्ट ओवेन है, ठीक है, इन्होंने इंडियाना यानी अमेरिका में नया न्यू हार्मोनी, नया समन्वय के नाम से एक नए तरह का समुदाय की रचना की। और कुछ सोशलिस्ट का मानना था केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से, मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, मतलब एक ग्रुप वाइज कल्चर को, ग्रुप वाइज एग्रीकल्चर को वो एक्सप्लेन करें। जैसे फ्रांस में लुई ब्लांक ने 1813 से लुइस ब्लांक ने, या इनको लुई ब्लांक, यहाँ पे लुइस ब्लांक नहीं होगा, लुई ब्लांक 1813 से 1820 तक ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवाद उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ाए। मतलब ये वांटेड दैट इंटरप्राइजेज द कैपिटलिस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट विद कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव से इसको बढ़ाया जा सकता है। और कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह हो जो मिलजुल कर चीज़ें बनाते थे और मुनाफा जो उसका प्रॉफिट होता है उसको प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे या उसको बांटते थे। तो ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए। They spent year in the preparing blueprints, elaborate schemes, but did not know how they could be put into practice. That is why they were called utopian socialist. Okay. Now we talk about of Karl Marx. देखिए Karl Marx, it is the important role play in the French in the Europe Revolution. कार्ल मार्क्स जो था 1818 से लेकर 1883 तक रहा, एंड फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 तक एडेड न्यू आइडियाज टू द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। मतलब बहुत सारे ऐसे तर्क दिए इन्होंने, से ज़्यादा विचार दिए जिससे जो हमारा औद्योगिक समाज है, जिससे हमारा समाज चल रहा है, इंडस्ट्रियल चल रहा है, ये पूंजीवाद समाज है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए। कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। अगर सही मायने में देखा जाए तो कार्ल मार्क्स को ही हम मॉडर्न सोशलिज्म का पिता कहते हैं। ही हैड फंडामेंटल डिफरेंस विद द आइडियाज ऑफ यूटोपियन सोशलिस्ट। और जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें जो पूंजी थी, जो उसके स्वामित्व थे, पूंजीवाद के स्वामित्व थे, उनका जो प्रॉफिट था, इस पर मार्क्स ने निष्कर्ष दिया था कि जब तक निजी पूंजीपति यानी निजी जो ओनरशिप रहेंगे, प्रॉपर्टी डीलर रहेंगे, वो अगर पूरे प्रॉफिट का खुद संचय करते रहेंगे, खुद लेते रहेंगे, तो कभी भी मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। मजदूर कभी भी सुधरेंगे नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर अ प्रॉपर एप्रिसिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिज्म इट इज़ द नेसेसरी टू बी द फैमिलियर विद द आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स। के आइडियाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके बारे में, उनके थाट्स के बारे में और वो क्या कहना चाहते थे उसके बारे में समझ सके। वो एक फिलोसोफर थे और वो सोशल रिफॉर्म के प्रोग्राम को करते थे, मतलब समाज को सही करने का एक प्रोग्राम जो था वो लोगों को बताते थे। बिफोर द पेरिस रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 में जो पेरिस में रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे पहले कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स हैड टुगेदर रिटन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, साम्यवादी समाज को जन्म दिया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। अ मच मोर डिटेल्ड वर्क ऑन सोशलिज्म वर दास कैपिटल, और इस पर सबसे ज़्यादा चर्चित इनकी जो बुक रही वो दास कैपिटल रही, जिस पर इन्होंने मजदूरों के बीच में और मजदूरों के साथ साथ जो उनके लीडर थे, जो रिचेस्ट पर्सन थे, उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, और जो पूंजीपति व्यक्ति हैं उनके बीच में और मजदूरों के बीच में जो संघर्ष है, इस संघर्ष से और इस संघर्ष का रिजल्ट भविष्य में क्या होगा, इसको दास कैपिटल में उन्होंने इंडिकेट किया है। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन these works was that all value and wealth is created by labor अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें, पूंजीवादी सिस्टम की बात करें, कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी होता है और इसका मतलब होता है बड़े धनवान लोग। द लेबर्स डू नॉट गेट फुल शेयर ऑफ दियर कंट्रीब्यूशन, मतलब
जो अगर कैपिटलिस्ट हैं, अगर वो शेयर नहीं करेंगे मजदूरों को, उनका पूरा प्रॉफिट नहीं देंगे, खुद रखेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दे आर पेड जस्ट इनफ टू कीप देम अलाइव, वो केवल उतना देते थे जितने में वो जिंदा रह पाए। द सरप्लस वेल्थ इज रिटेन्ड बाई the capitals. The conditions of the worker will improve as long as its profit was accumulated by the private capitalist. Thus, according to him, was the fundamental injustice of the capital system. तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मार्क्स ने इस बात को बताया कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर जो भी आधारित शासन है उसको अलग करना होगा, उसको उखाड़ देना होगा, उसको भगा देना होगा। और मार्क्स का ऐसा विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत और भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब एक ऐसा समाज बनाना होगा जो पूंजीवादी के अधिकृत नहीं रहे, उसके रेसिस्ट में न रहे। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पर पूरे समाज को, यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व, मतलब जो रहेगा समाज का ही रहेगा, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दिस अकॉर्डिंग टू हिम वाज द फंडामेंटल इनजस्टिस ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो अन्याय था, उसके फंडामेंटल अन्याय को वो समाप्त करना चाहते थे। मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट जस्ट एज द नोबल्स हैड बीन ड्राइवन आउट द पावर बाय द कैपिटलिस्ट, द लेटर टू वुड बी ड्राइवन आउट बाय द वर्कर्स हु वुड देन कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसकी भविष्यवाणी भी मार्क्स ने की थी। ये जो आदर्श व्यक्ति है, यानी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के लोग हैं, नोबल्स पर्सन हैं, अगर वो अपनी पावर को कैपिटलिस्ट की तरह आगे बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वर्कर्स उनके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। और अगर वर्कर्स ने अपनी पावर दिखा दी तो फिर उनका प्रोडक्शन जो कंट्रोल करने का मतलब है वो सब रुक जाएगा। तो देयर आफ्टर ऑल क्लासेस डिस्टिंक्शंस वुड डिसअपीयर। और इस तरह से हर एक वर्ग निराश भी होगा। द रशियन कम्युनिस्ट स्टेट वाज बेस्ड अपॉन दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के इस कॉन्सेप्ट पर जो था वो रशियन कम्युनिस्ट डिपेंड था। देखिए, कहने का मतलब ये कि जैसे कि कोई सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, जैसे अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया में है, तो ब्रिटिश ने हम पर क्या किया, कम्युनिस्ट सिस्टम से, कैपिटलिस्ट सिस्टम से ही तो राज किया। तो जब वो राज करते थे तो हम वर्क करते थे, तो हमको जीने तक का देते थे, बाकी प्रॉफिट लेते थे, तो उनको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा सिस्टम ठीक है, चलता रहता है। लेकिन जिस दिन ये सिस्टम अपोजिट हुआ, जिस दिन वर्कर ने काम करना बंद कर दिया, या वर्कर रिवॉल्यूशन कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो देखिए, जब रिवॉल्यूशन, विद्रोह, जैसे हम लोग विद्रोह करते हैं, इंडियंस ने विद्रोह किया, तो कहा गया कि ये जो सिस्टम है, मतलब हमको एक टेररिस्ट की उपाधि मिली, जैसे भगत सिंह है, महात्मा गांधी ने तो खैर शांति अपनाई, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी अपने आप को मॉडरेट किया तो उनको कहा गया कि नहीं, आप यहाँ के टेररिस्ट हैं। तो देखिए, जब हम लोग रिवॉल्यूशन करते तो प्रॉब्लम चारों तरफ से क्रिएट होती। तो यही चीज़ कार्ल मार्क्स ने बताई कि किसी भी देश को चलाने के लिए सोशलिस्ट क्या बोलते हैं, कंडीशन जो होती है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड होती है। तो प्रोडक्शन को कैपिटलिस्ट होना चाहिए, बट कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में इक्वलिटी भी होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स के व्यूज सुदास कैपिटल में लिखे हैं। देयर आर सम पॉइंट्स, यू कैन रीड इट। स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म क्या होता है, इसको हम आपको न्यू वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म क्या है। थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।